हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना गुजरात दौरा तुरंत रद्द कर दिया और एक ठंडी सख्त चेतावनी दे दी कि इस बार जिन लोगों ने ब्लास्ट कराया है, दिल्ली धमाका कराया है, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। पूरा देश इस समय चौकन्ना है। जांच एजेंसियां एक एक सुराग पकड़ने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ रही। और जिस यूनिवर्सिटी में आतंकियों का गिरोह पकड़ा गया था, वहां जब बम स्क्वाड भीतर पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। ऐसी चीजें मिली जिस पर आगे की चर्चा पूरे देश की धड़कनें तेज कर देगी। अब तक 30 से ज्यादा संदिग्धों का पता लगाया जा चुका है जो देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके करने की तैयारी में थे। इन्हीं में से यूनिवर्सिटी के अंदर भी कई लोग दबोचे गए हैं और जिस आत्मघाती हमलावर के बारे में जांच टीमें पीछा कर रही थीं, उसके 48 घंटे के सीसीटीवी रिकॉर्ड अब सामने आ चुके हैं। साफ दिख रहा है कि धमाका करने से ठीक पहले डॉक्टर उमर कहां गया, कौन कौन सी गतिविधियां की और कौन से टोल प्लाजा पार किए। हर डिटेल अब धीरे धीरे खुल रही है। एक के बाद एक गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सुरक्षा स्तर पर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इनके सभी सामान्य कार्यक्रम रोक दिए गए हैं और हालात ऐसे हैं कि पूरा सिस्टम सिर्फ एक ही दिशा में फोकस कर चुका है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हर कोने में फैल चुकी हो। अब जरा फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी के बारे में सुनिए, जहां से पूरा जाल बुना जा रहा था। यह वही फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी थी जहां से पूरे नेटवर्क के संचालन की बातें सामने आ रही थीं। और जैसे ही यह खुलासा बढ़ा, उसके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई शुरू होती चली गई। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ने इस तथाकथित आतंकी यूनिवर्सिटी की सदस्यता तुरंत निलंबित कर दी, मानो किसी बड़े दरवाजे पर अचानक तेज झटका लगा हो। उधर यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसका धमाके से कोई संबंध नहीं है। कैंपस में भी कुछ ऐसा नहीं मिला, पर जांच एजेंसियों को मिले शुरुआती सबूतों ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है, इसलिए कार्रवाई कहीं कम होती दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ ही इस यूनिवर्सिटी को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब यह सामने आया कि इसकी वेबसाइट पर खत्म हो चुकी एक पुरानी मान्यता को आज भी दिखाया जा रहा था और इसी के सहारे यह शिक्षकों और छात्रों को गुमराह कर रही थी, जैसे किसी धुंध में सच को छिपा कर रखा गया हो। अब पूरे देश में जितने भी संस्थान ऐसी गतिविधियों में शामिल थे या शामिल होने के रास्ते पर थे, उनकी रूह तक कांप गई है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के साथ सरकार और जांच एजेंसियों ने जो कदम उठाए हैं, उन्हें देखकर कोई भी संस्थान आगे ऐसे जोखिम लेने से पहले 100 बार सोचेगा। माहौल में वही सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले महसूस होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर 32 कारों में धमाका हो गया होता, जैसा कि जांच एजेंसियों ने साफ बताया है कि पूरी साजिश ही 32 कारों की थी, तो देश किस हद तक तबाही झेलता। दिल्ली में तो सिर्फ एक कार फटी, वो भी समय से पहले और जल्दबाजी में, जिसमें तकरीबन 15 लोग मारे गए। लेकिन अगर 32 की 32 कारें अपने तय समय और तय जगह पर फटती तो पूरा देश हजारों मौतों से भर जाता। पूरा भारत खून से सराबोर हो सकता था और इसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक, कश्मीर से लेकर देश के कोने कोने तक दहलाने की तैयारी थी। दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहने की बरसी थी और उसी दिन अयोध्या में भी तेज धमाका करने की योजना बनाई गई थी, जैसे पूरी साजिश एक ही धागे से बंधी हुई हो। और यह सब किसी छोटे मोटे गिरोह से संभव नहीं था। इसका मतलब साफ है, देश के भीतर बहुत बड़े बड़े सांप छिपे बैठे हैं, ऐसे गद्दार जो ऊंचे पदों पर भी बैठे हो सकते हैं और अब उन्हें ढूंढकर बाहर निकालना ही होगा। उधर इसी दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हलचल मची है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, बांग्लादेश के भीतर भी धमाके हो रहे हैं और बांग्लादेश में तो माहौल ऐसा बन चुका है जैसे चारों तरफ आग भड़क रही हो। बांग्लादेश में एक तरफ शेख हसीना को सजा सुनाने की तैयारी है और उसके ठीक पहले पूरा देश मानो धधक रहा है, जैसे कोई बड़ा तूफान दीवारें हिला रहा हो। पाकिस्तान में भारत के डर का आलम यह है कि आधी रात को भी भारत हमले की शुरुआत कर सकता है। ऐसी चर्चाएं पाकिस्तान की मीडिया में खुलेआम हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में दहशत अब सड़कों तक उतर आई है। बांग्लादेश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सेना को मोर्चा संभालने का आदेश दे दिया गया है। मोहम्मद यूनुस बार बार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। लोग खुले तौर पर शेख हसीना को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं, जैसे पूरा देश एक ही आवाज में चीख रहा हो। मोहम्मद यूनुस जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, समय पर चुनाव नहीं करा रहे। इसी वजह से जनता का गुस्सा भड़क गया है, क्योंकि बिना चुनाव के वो पूरी उम्र सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। यही कारण है कि अब लोगों को शेख हसीना की जरूरत महसूस होने लगी है, जैसे अंधेरे में कोई पुरानी रोशनी याद आने लगती है और पूरा माहौल अनिश्चितता की कसक से भरा हुआ है।
इधर भारत में पूरा देश इस वक्त एक अजीब सी खामोशी और तेजी के बीच फंसा हुआ है। सैकड़ों जगहों पर छापेमारी लगातार चल रही है। कहीं संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं अलग अलग तरह के कार बरामद हो रहे हैं जिन्हें धमाकों में इस्तेमाल किया जाने वाला था, और कई जगहों से विस्फोटक ऐसे निकल रहे हैं जैसे किसी गहरी सुरंग का मुंह अचानक खुल गया हो। इसी के साथ कुछ इलाकों में नए नए नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, तो कुछ जगहों पर आतंकियों का अगला कदम साफ साफ पढ़ा जा रहा है, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे खुलकर असली चेहरा दिखा रहा हो। इन खतरनाक हालातों को देखते हुए दिल्ली के एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन हर जगह यात्रियों को तय समय से काफी पहले पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। एयरपोर्ट पर लगभग 3 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। रेलवे स्टेशन पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश है, ताकि सुरक्षा जांच पूरी तरह हो सके और किसी यात्री को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। माहौल ऐसा बन चुका है कि हर कदम पर सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार दिख रही है। सबसे सख्त जांच पंजाब और कश्मीर में चल रही है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन अक्सर सामने आता रहा है। इसलिए इन दोनों राज्यों के कोने कोने में छापेमारी और गिरफ्तारियां आंधी तूफान की रफ्तार में जारी हैं। गद्दारों को चुन चुनकर दबोचा जा रहा है, जैसे पूरा सिस्टम एक ही मिशन पर बिना सांस लिए आगे बढ़ रहा हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि दिल्ली धमाके में कौन से नए और होश उड़ाने वाले खुलासे हुए। तो दिल्ली के दिल में 10 नवंबर को गूंजा धमाका किसी एक कार की कहानी नहीं था। यह एक सिलसिला था जिसे छद्म नाम दिया गया था, सीरियल रिवेंज अटैक। जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी 6 दिसंबर की तारीख को कई धमाकों से हिंदुस्तान को दहलाने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने 32 कारें जुटाई थी। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और आई-20 जैसे मॉडल शामिल थे। इन कारों में विस्फोटक ठूंसकर दिल्ली समेत कई जगहों पर तबाही मचाने का इरादा था। अब तक 4 कारें बरामद हुई हैं। 10 नवंबर को लाल किले के पास फटी सफेद आई-20 इन्हीं में से एक थी। इसकी आग ने 13 लोगों की जान ले ली, 20 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई। यह धमाका देश को बताने आया था कि दुश्मन कितनी गहराई तक पहुंच चुका था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से इस मॉड्यूल से जुड़ी तीसरी ब्रेजा कार को बरामद कर लिया है। यह बरामदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से हुई है। यह कार लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के नाम पर बताई जा रही है। हरियाणा पुलिस की बम स्क्वाड टीम कार की जांच कर रही है। डॉक्टर उमर नबी की आखिरी 24 घंटे की मूवमेंट पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज से जोड़कर समझी। रविवार 9 नवंबर की रात वो फरीदाबाद से निकला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया, फिर हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के एक ढाबे पर रुका। उसने कार में ही रात गुजारी, सुबह चाय पी, मोबाइल चेक किया, फिर धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ा। सुबह 8 बजे वो बादरपुर टोल से गुजरता दिखा। इसके बाद ओखला, कनॉट प्लेस, अशोक विहार, सेंट्रल दिल्ली सब जगह चक्कर लगाए। दोपहर में अशोक विहार के ढाबे पर खाना खाया, फिर रामलीला मैदान के पास असफ अली रोड की मस्जिद गया। वहां उसने 3 घंटे कार पार्किंग में बिताए, नमाज पढ़ी और संभव है कि उसे आगे बढ़ने के आदेश वहीं मिले। कैमरों ने बताया कि 3:19 बजे उसने अपनी सफेद आई-20 कार लाल किला पार्किंग में खड़ी की। 3 घंटे तक वो कार वहां शांत खड़ी रही, जैसे किसी घातक संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। शाम 6:22 बजे कार मेट्रो स्टेशन की दिशा में चली। 40 मिनट बाद 6:52 बजे अचानक हुए तेज धमाके ने सबको हिला दिया। लोहे के पर खच्चे उड़े, चीखें उठी, सड़कें लाल हो गई। 13 लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। यह धमाका सिर्फ बारूद का नहीं था, यह खतरे की ऐसी चेतावनी थी जिसने भारत को साफ दिखा दिया कि दुश्मन किस तरह कारों, रास्तों और छायाओं में छिपकर वार करने की तैयारी कर चुका था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जीचल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा अल फलाह यूनिवर्सिटी का कांड सुन लीजिए। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आज देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कार्रवाई के बीच फंस गया है। दिल्ली लाल किला धमाके के साजिशकर्ता की लाल ब्रेजा कार यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी मिली, जिसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तुरंत निलंबित कर दी। एसोसिएशन ने साफ आदेश दिया कि यूनिवर्सिटी अब उसके नाम और लोगों का उपयोग नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने लाल ब्रेजा को ट्रेस किया, जो आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर पंजीकृत थी। कैंपस में हरियाणा पुलिस का बम निरोधक दस्ते की एंट्री ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया।
जांच एजेंसियां मान रही हैं कि जम्मू कश्मीर के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बड़े हमलों की साजिश रच रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी को दूसरा बड़ा झटका नैक की तरफ से मिला। नैक ने शो कॉज नोटिस भेजकर कहा कि यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर पुरानी और समाप्त हो चुकी मान्यता दिखा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज को मिली ए ग्रेड मान्यता मार्च 2018 में खत्म हो चुकी थी और टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मान्यता मार्च 2016 में समाप्त हो गई थी। दोनों संस्थानों ने दूसरी बार मूल्यांकन के लिए आवेदन ही नहीं किया। नैक ने इसे जनता के साथ भ्रम फैलाने वाली हरकत बताया और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। नैक ने चेतावनी दी कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो यूजीसी मान्यता वापसी, एनएमसी और एनसीटीई मान्यता वापसी की सिफारिश की जा सकती है। यहां तक कि राज्य सरकार को भी कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है। अब जरा बांग्लादेश का कोहराम सुनिए। तो बांग्लादेश इस समय उबलते हुए बिंदु पर खड़ा है। ढाका की गलियों से लेकर चिटगांव और राजशाही तक हर तरफ तनाव की गंध हवा में घुली है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अपराधों के आरोप में चली सुनवाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 नवंबर तय की है। फैसला नजदीक आते ही राजनीतिक भूचाल तेज हो गया है। हसीना को भारत में रहते हुए मीडिया से मिलने का मौका मिला, जिससे ढाका का अंतरिम शासन गुस्से में आ गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर नाराजगी जताई और कहा कि हसीना को मंच देने से देश की आंतरिक स्थिति पर असर पड़ा है। हसीना ने कई भारतीय और पश्चिमी मीडिया घरानों से बात की और कहा कि वो चुनाव निष्पक्ष हों तो वापस अपने देश जाना चाहती हैं। हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ने गुरुवार को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। ढाका में 3 दिन से कच्चे बम फट रहे हैं, बसें और ट्रेनें जल रही हैं, विश्वविद्यालय परिसर में धमाके हुए हैं, स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थमी हुई है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ढाका महानगर पुलिस के 17,000 जवान और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के देश के बड़े शहरों में तैनात हैं। अंतरिम सरकार में सुरक्षित इलाकों की पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। जमुना स्टेट गेस्ट हाउस के आसपास किसी वाहन को घुसने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। हसीना ने कहा कि उनकी पार्टी अवसर मिला तो चुनाव में हिस्सा लेगी। उन्होंने बीते वर्ष हुए आंदोलन के दौरान हुई मौतों की जिम्मेदारी अपने नेतृत्व पर ली। उन्होंने वर्तमान प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने भारत के साथ संबंधों को खतरे में डाल दिया है और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने भारत की मेहमान नवाजी के लिए आभार जताया और कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत गहरे हैं। हसीना का कहना था कि वो किसी विदेशी ताकत को अपने राजनीतिक संकट का स्रोत नहीं मानती। दूसरी ओर अवामी लीग ने कहा कि हिंसा फैलाने में उनका हाथ नहीं है। उनका दावा था कि अंतरिम शासन और उसके समर्थक खुद हमले करा रहे हैं और दोष उन पर थोप रहे हैं। अवामी लीग का दफ्तर भी आगजनी का शिकार हुआ, जिससे तनाव बढ़ गया। 17 नवंबर का दिन बांग्लादेश के भविष्य के लिए निर्णायक बनने जा रहा है। देश की राजनीति लगातार भड़क रही है। ढाका की हवा में बेचैनी है, लोग अपने घरों में बंद हैं, सड़कें खामोश हैं। फैसले की आहट से पूरा बांग्लादेश कांप रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।